नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इतिहास के कालखंड विभाजन के बारे में और उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। आज हम उसको क्रमबद्ध ढंग से लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में पढ़ने को मिलेगी, और उसके बाद ऐतिहासिक काल में जितने भी 1947 तक के जो आंदोलन थे वो विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्रम से हम तैयारी करेंगे और जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और प्रागैतिहासिक काल था वो कैसा काल था, इसमें हमने कल जो पढ़ा था मनुष्य की या मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम को आगे लेते हुए हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ये जो काल था पूरा पाषाण काल, ये सारा का सारा जो काल है ये पत्थर का काल बताया है। पूरा पाषाण को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पाषाण काल का मतलब सारा का सारा था ना, ये पत्थर का काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? पत्थर का काल माना जाता है। उपनाम पूरा पाषाण का अगर उपनाम की अगर हम बात करेंगे ना तो पाषाण काल कहा जाता है। इसकी बात करें तो जो पाषाण काल है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, और उस शब्द का नाम है पियोलिथिक। ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका नाम है पियोलिथिक, जिसमें पेथियोलस का नाम हो गया प्राचीन और लेथिस का नाम हो गया पाषाण। दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है पेथिलोस और दूसरे का नाम है लिथेस, जिसमें एक का तो हो गया प्राचीन और दूसरे का हो गया पाषाण, अर्थात इसका मतलब हो गया प्राचीन पत्थर, जिससे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। उस काल को हम पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल पढ़ रहे हैं? पूरा पाषाण काल। इस काल का दूसरा नाम है, इसे आखेटक खाद्य संग्रह के काल भी कहा जाता था। मनुष्य होता था ना, वो पत्थर के जो हथियार थे, बड़े बड़े हथियार, उनसे शिकार करता था और भोजन को इकट्ठा करके उसको खाने के काम में लेता था। पका के खाता था या फिर ऐसे ही खाता था। मेरे दोस्तों, उस मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हो गया था लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व। अग्नि का ज्ञान हो गया था, लेकिन मनुष्य को अग्नि के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। अग्नि जलाना तो उसने पत्थर से सीख लिया था, लेकिन इसको काम में कैसे ले, आगे प्रयोग में कैसा लाया जाएगा, तो वो ज्ञान मनुष्य को नहीं था। और जो मानव की जाति थी इस काल के अंदर, उस जाति का नाम था नेग्रिटो जाति। कौन सी जाति थी? नेग्रिटो जाति मनुष्य की जाति। आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की कौन सी जाति थी? नेग्रिटो। मनुष्य ने आग का ज्ञान कब हो गया था? पूरा पाषाण काल में। उसके बाद हम बात करें खाद्य, आखेटक खाद्य संग्रह काल किस काल को कहा जाता है? तो आपको बताना है तुरंत, पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल में कितने भागों में बांट दिया? इसको 3 भागों में बांटना देखना है। अब बोर्ड की तरफ देखते जाइए, साथ साथ हम याद भी करेंगे। देखिए, नंबर 1 है निम्नपुरा पाषाण। निम्नपुरा पाषाण प्रागैतिहासिक काल का एक भाग कौन सा है? निम्नपुरा पाषाण। दूसरा भाग है मध्यपुरा पाषाण। मध्यपुरा पाषाण, या इसे उपनाम फलक संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो तीसरा है हमारा, इसे कहा जाता है उच्चपुरा पाषाण या फलक संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए, निम्नपुरा पाषाण है, इसको फिर 2 भागों में बांट दिया। निम्नपुरा पाषाण को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1 था चापार। क्या नंबर 1 कौन सा है? चापार। चापार है, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्नपुरा पाषाण में जितने भी अवशेष मिले हैं वो पंजाब के सोहन घाटी का जो क्षेत्र है वहां मिले हैं, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो इसका भाग है उसे हेड या मद्रास संस्कृति कहा जाता है। हेड का मतलब, क्योंकि जितने भी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मद्रास क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस जो निम्नपुरा पाषाण है इसको जो दूसरा जो भाग है हेड है, इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों हम बात करेंगे जो दूसरा हमारा था मध्यपुरा पाषाण। मध्यपुरा पाषाण जो जिसको हम फलक संस्कृति के नाम से, फलक अलग भाग, जो पत्थर था ना, पत्थर उसको तोड़ के अलग करके और उसके जो मतलब काम में आने वाले जो साधन है, जो भी अस्त्र है मान लीजिए, उनको पत्थर को तोड़कर बनाना शुरू कर दिया। फलक अलग से फलक बना के उसको, इसीलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता। प्रश्न आएगा पुटअप होके कि चापार और हैंड संस्कृति कौन से पाषाण का भाग है, तो निम्नपुरा पाषाण का भाग है। उसके बाद अब बात करेंगे मध्यपुरा पाषाण को कौन सी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और उच्चपुरा पाषाण की बात करेंगे, इसमें तो सलक आएगा और एक फलक संस्कृति के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो भी पत्थर के साधन होते थे, हथियार होते थे, मान लीजिए काम मनुष्य के काम में आने वाले, तो वो सारे पतले बिल्कुल ब्लेड की तरह होते थे। कैसे होते थे, इन्हें ब्लेड जैसे मतलब पतले होते थे। तो देखिए अब हमने जो प्रागैतिहासिक काल था इसको 3 भागों में पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल में एक तो निम्नपुरा पाषाण पढ़ा जिसके 2 भाग, इसमें चापार और सुवन संस्कृति। दूसरा हमने पढ़ा हेड या मद्रास संस्कृति इसे कहा गया, और दूसरा इसी का भाग है मध्य पाषाण, या इसे तोड़कर जो पत्थर होते थे उसे बनाया जाता था जिसका नाम उपनाम फलक संस्कृति पढ़ा। और तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों उच्चपुरा पाषाण या इसे सलक या फलक संस्कृति कहा जाता है। ये हमने प्रागैतिहासिक काल का 3 प्रकार से हमने विभाजन पढ़ा। अब हम बात ये करेंगे कि ये जो नंबर पहले वाला है निम्नपुरा पाषाण, इसके जो पुरातात्विक स्थल हैं कहाँ पर क्या पाया गया, यहाँ से आने वाले प्रश्न बनते हैं कि ये कौन सी संस्कृति का भाग है, या फिर ये जो स्थल है कहाँ पाया गया, और ये प्रागैतिहासिक काल का है, या फिर हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल का है, या फिर हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल का। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल में निम्नपुरा पाषाण में क्या पाया गया और कहाँ पाया गया। तो निम्नपुरा पाषाण की बात करेंगे, सबसे पहले हथनोरा मध्य प्रदेश में पड़ता है एक स्थल जिसका नाम है हथनोरा। वहां पर सबसे पहले मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं भारत में सबसे पहले मानव की खोपड़ी या मनुष्य के, आधुनिक मनुष्य के जो अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले मिले हैं हथनोरा और मध्य प्रदेश में। मानव की खोपड़ी के अवशेष ये मिले हैं 1982 में, और जो खोज करता है उसका नाम है अरुण सोनकिया को सबसे पहले हथनोरा मध्य प्रदेश में मानव खोपड़ी के अवशेष मिले भारत में। तो ये जो भाग है ये निम्नपुरा पाषाण का है। किसका है, निम्नपुरा पाषाण का। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए और जो प्रागैतिहासिक काल का जो कौन सा भाग उसमें प्राप्त हुई, तो आपको बताना है। प्रागैतिहासिक काल में हथनोरा मध्य प्रदेश में अरुण सोनकिया को 1982 में मिले, और ये निम्नपुरा पाषाण का भाग है। कौन से पुरा पाषाण का भाग है, निम्नपुरा पाषाण का भाग है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सेलासरे क्या होता है, जो चट्टाने होती है, पत्थर होते हैं, उनको जो पत्थरों से अलग से रहने का जो आवास स्थल बनाया जाता है उसे सेलासरे कहते हैं, और वो प्राप्त हुए हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश में सेलासरे प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल है ये हमारा, और ये भी निम्नपुरा पाषाण का भाग है। और जो तीसरा है यह है लोहे दा नाला, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मातर देवी की मूर्तियां मिली हैं। किसकी मिली है, मातर देवी की मूर्तियां मिली। अब दोस्तों हम पुरा पाषाण के बाद बात करेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। देखिए जो मध्य पाषाण काल था इसकी अगर हम खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज जॉन इवाइंस के द्वारा की गई। जॉन इवाइंस याद रखना है, मध्य पाषाण काल की खोज जॉन इवाइंस के द्वारा की गई। और उसके बाद अगर भारत की बात करेंगे ना, कि भारत में मध्य पाषाण की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो 1857 में CL क्राइल्स की गई थी। देखिए एक तो हमें याद रखना कि प्रथम खोजकर्ता जॉन इवाइंस हो गया, और भारत की अब अगर पूछे आपसे तो CL क्राइल्स का नाम आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो मध्य पाषाण का काल था इसे माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है, या बोले तो सूक्ष्म पाषाण काल भी
कहा जाता है। माइक्रोलिपिक, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, और पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उसका जो रूप है ना थोड़ा सूक्ष्म होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो गया था। इसीलिए इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। और इसी काल को आखेटक व पशुपालन काल भी कहा जाता है। पशुपालन, क्योंकि पहले तो आखेट करता था, पशुपालन नहीं करता था। जंगलाषण काल की बात करेंगे ना तो इसको कहा जाता है आखेटक प्लस पशुपालन, आखेटक पशुपालन काल या माइक्रोलिपिक काल, या अगर हम बात करें तो सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करें इसके जो स्थल हैं, मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं, तो सबसे पहले हमारे राजस्थान का स्थल बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा में सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का आवास स्थल पाया है। सबसे बड़ा आवास स्थल राजस्थान के बागोर भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे अगर पूछे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो आपको बताना बागोर भीलवाड़ा। कौन सी नदी के किनारे मिले हैं, तो बताना कोठारी नदी के किनारे। किसने खोज की, तो आपको बताना है BN मिस्र के द्वारा खोज की गई। क्या खोजा? आवास स्थल। कौन से काल का है? मध्य पाषाण काल का है। किसका है? मध्य पाषाण काल का है। ऐसे ही प्रश्न पुटअप होके आते हैं। उसके बाद दूसरे स्थल की बात करेंगे, लखनाज। लखनाज जो स्थल है ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। इसकी जो खोज की गई वो HD सांखलिया के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? HD सांखलिया ने इसकी खोज की। आखिरकार क्या पाया यहाँ पर? यहाँ पर पाए 14 मानव कंकाल। मनुष्य का जो शरीर है, जो कंकाल है, जो 14 मानव कंकाल वहां पर पाए, और ये मध्य पाषाण काल के। अगर पूछे आपसे कि HD जो सांखलिया है, इसने गुजरात का जो क्षेत्र है लखनाज में कितने कंकाल खोजे, तो 14 कंकाल, मानव के कंकाल थे वो खोजे। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण बात है महदहा। यूपी के अंदर एक क्षेत्र है महदहा क्षेत्र। यहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों को साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को साथ दफनाया जाता था। दोस्तों ये अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हमें महदहा यूपी से प्राप्त हुई है। स्त्री और पुरुष दोनों को साथ दफनाया जाता था मध्य पाषाण काल में। अगर आपसे पूछे कि वह इतिहास का काल बताइए जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को साथ दफनाया जाता था, तो आपको याद रखना है मध्य पाषाण काल में ऐसे अवशेष मिले हैं, और ये गुजरात के महदहा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर पशुपालन के अवशेष मिले हैं, क्योंकि मनुष्य था वो पशुओं का पालन भी करता था। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में ऐसे अवशेष मिले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5 जो है हमारा, ये है जलादली, कर्नाटक के अंदर। जलादली कर्नाटक में किसके अवशेष मिले हैं? D अक्षर, रोमन लिपि का D अक्षर। रोमन लिपि में D अक्षर जो कर्नाटक के अंदर है, वहां से ऐसे D अक्षर है ना रोमन लिपि का, ऐसे अवशेष में प्राप्त हुए हैं कर्नाटक में जलादली में। जलादली में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो हमने पढ़ा है मध्य पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा। मध्य पाषाण काल के बाद दोबारा देखते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम जॉन इवांस के द्वारा, भारत में सीएल क्राइल्स के द्वारा 1857 में। इसे माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। आखेटक प्लस पशुपालन या काल कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ा स्थल बागोर भीलवाड़ा में BN मिस्र के द्वारा आवास स्थल खोजा गया कोठारी नदी के किनारे। दूसरा पढ़ा हमने लखनाज गुजरात में HD सांखलिया ने क्या खोजा? 14 मानव कंकाल। और ये बागोर भीलवाड़ा है BN मिस्र के द्वारा खोजा गया था। बागोर भीलवाड़ा वाला किसने खोजा था? BN मिस्र ने। देखिए बागोर भीलवाड़ा में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल जो आवास स्थल खोजा गया BN मिस्र के द्वारा। उसके बाद नंबर 2 बात करें, मगननाथ गुजरात HD सांखलिया ने 14 मानव कंकाल यहाँ पर अवशेष मिले हैं। उसके बाद हमने 3 नंबर बात करेंगे महदहा यूपी में स्त्री और पुरुष दोनों को साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। उसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुपालन के अवशेष मिले हैं। जलादली में कर्नाटक में D अक्षर रोमन लिपि का ऐसे अवशेष मिले हैं। उसके बाद बात करें हम नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल की अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा 1842 ईस्वी में की गई। नव पाषाण काल की खोज डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा 1842 ईस्वी में
की गई। और कहाँ? कर्नाटक का एक क्षेत्र है जिसका नाम है लिंगसुगूर। लिंगसुगूर में पोलिशदार कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। लिंगसुगूर में कैसे अवशेष मिले हैं? पोलिशदार कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। इसके स्थलों की बात करेंगे तो याद रखना है, नवपाषाण काल में मेहरगढ़ पाकिस्तान में करसी के अवशेष मिले हैं और साथ साथ स्थायी आवास के स्थल में सबसे पहले नवपाषाण में करसी के जो अवशेष मिले हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं। और स्थायी आवास, मनुष्य स्थायी आवास बना के रहना शुरू कर दिया था उसने, ऐसे अवशेष नवपाषाण काल में मिले हैं। और जो क्षेत्र का नाम है उसका नाम है मेहरगढ़। दूसरा है ब्रुजहोम, कश्मीर में पड़ता है। ये क्षेत्र कहां पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर पालतू कुत्ते के अवशेष मिले हैं। पालतू कुत्ते के अवशेष मिले हैं। पालतू कुत्ते के अवशेष और मालिक के अवशेष मिले हैं। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता है, ऐसे अवशेष अगर आपसे पूछे तो नवपाषाण काल में मिले हैं। और नवपाषाण काल में कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। अगले स्थल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, उस स्थल का नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा ये जो पड़ता है यूपी के अंदर पड़ता है। यहाँ पर धान की खेती के, चावल की खेती के अवशेष सर्वप्रथम नवपाषाण काल में मिले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के जो अगला जो क्षेत्र है उसका नाम है मगहरा, यूपी के अंदर। मगहरा नवपाषाण काल में यहाँ पर जौ की खेती के अवशेष मिले हैं। प्राचीन काल में मनुष्य जौ की खेती के अवशेष मगहरा यूपी में और नवपाषाण काल में हमें ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चौपानी मांडो, यूपी के अंदर। चौपानी मांडो यूपी के अंदर एक स्थल है। यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, इस प्रकार के आकार की झोपड़ियों के अवशेष हमें प्राप्त मिले हुए हैं। और एक कौन से काल का है? नवपाषाण काल का है। उसके बाद बात करेंगे हस्त से निर्मित मर्त भांड भी यहीं पर प्राप्त हुआ है, चौपानी मांडो से। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने देखा है पूरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में, इसके खोजकर्ता के बारे में, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा और नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में हमने पढ़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल का जो मोटा मोटा अध्ययन था, जो मुख्य अध्ययन था, वो हमने आज कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली जो हमारी क्लास होगी वो हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। और आदि ऐतिहासिक काल में हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से विस्तार से। आपका साथ अगर ऐसा ही बना रहा तो हमारी क्लास और ज्यादा रोमांटिक चलेगी। आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं, आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।